मिसलेनियस सेंटेंस भाग 2 के अंतर्गत ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाने जा रहे हैं जिनमें कर्ता का अभाव होता है। भाग 1 में हम लोगों ने देखा था कि वे वाक्य जिनमें मुख्य क्रिया का अभाव होता है, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि वे वाक्य जिनमें कर्ता का अभाव होता है किंतु मुख्य क्रिया होती है, और मुख्य क्रिया होने के कारण ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम सभी 12 टेंस, प्रेजेंट के चारों में, पास्ट के चारों में और फ्यूचर के चारों टेंस में हम लोग अनुवाद बनाते हैं। किंतु कर्ता के अभाव के कारण हम लोग किसी वाक्य को लिख नहीं सकते। ऐसी स्थिति में कर्ता के रूप में हम लोग इट और देयर का प्रयोग करते हैं। अब कहाँ इट लगा दें और कहाँ देयर लगा दें? तो यदि वाक्य समय सूचक, मौसम या जलवायु सूचक होता है तो कर्ता के रूप में हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, और यदि वाक्य स्थान सूचक होता है तो हम कर्ता के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं। अब हमारे पास कर्ता भी है और क्रिया भी है, तो ऐसी स्थिति में दोनों के होने के कारण हम टेंस के सभी नियम का पालन करते हुए इन वाक्यों का अनुवाद बना सकते हैं। हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण है वर्षा होती है। अंत में लिखा है ता है, ती है, ते हैं। इसका मतलब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ। वाक्य प्रारंभ है वर्षा, तो आप कहेंगे वर्षा सब्जेक्ट है, तो ध्यान रखेंगे वर्षा होना एक शब्द है और यह वर्ब है, नाउन नहीं है। ऐसी स्थिति में इस वाक्य में कर्ता का अभाव है, और कर्ता के अभाव के कारण अब हम लोगों को यहाँ पर इट या देयर का प्रयोग करना होगा। वर्षा होना मौसम का सूचक है, जलवायु का सूचक है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम लोग कर्ता के रूप में इट का प्रयोग करेंगे। अब हमारे पास कर्ता भी हो गया, क्रिया भी हो गई। वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के न तो नहीं लगा है न प्रश्नवाचक, तो अफर्मेटिव के नियम का पालन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कर्ता लगा दिए इट। अब हम लोग लिखेंगे मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। हम लोग लगाए रेन। कर्ता एक वचन का है, इसलिए इसमें नियमानुसार यस या ईएस लगा दिए, तो इसमें यस लगाए। इसके बाद कोई अन्य शब्द ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम लोगों ने फुल स्टॉप लगा दिया। वाक्य बन गया इट रेन्स। दूसरा उदाहरण देख रहे हैं, वर्षा हो रही है। अंत में लिखा है रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो। इसका मतलब वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हुआ, न तो नहीं लगा है न प्रश्नवाचक। इसका मतलब वाक्य अफर्मेटिव हुआ, तो अफर्मेटिव का फार्मूला लगा देंगे। यहाँ भी हम लोग कर्ता के रूप में इट लिख दिए। इट एक वचन का कर्ता है, तो हम लोग सहायक क्रिया इज लगाए। अब मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखे और उसमें आईएनजी लगाए, तो रेनिंग लिख दिए। बन गया इट इज रेनिंग। अब है वर्षा हो चुकी है। अंत में लिखा है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। इसका मतलब वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का हुआ, न तो नहीं लगा है न प्रश्नवाचक। इसका मतलब अफर्मेटिव हुआ, तो हम अफर्मेटिव का फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले कर्ता के रूप में इट लगाए, सहायक क्रिया इट के अनुसार हैज लगाए। अब मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिख दिए रेंड, तो बन गया इट हैज रेंड। अगला उदाहरण है सुबह से वर्षा हो रही है। अंत में लिखा है रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो। समय लगा है और समय के तुरंत बाद से लगा है। इसका मतलब यह हुआ कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हुआ, न तो नहीं लगा है न प्रश्नवाचक शब्द हैं। इसका मतलब वाक्य अफर्मेटिव हुआ। तो सबसे पहले हम लोग कर्ता के रूप में इट लगाए। आप कहेंगे शुरू में सुबह लगा है, तो सुबह को कर्ता बनाएंगे। तो ध्यान रखेंगे कि समय और स्थान कभी किसी वाक्य के कर्ता नहीं होते हैं, तो यहाँ हम लोग कर्ता के रूप में इट लगाए। इट एक वचन का कर्ता है, तो हैज बीन लगाए।
अब हम लोग मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रेनिंग लिखे। सुबह हमारा निश्चित समय है, हम लोगों ने सिंस लगाया, मॉर्निंग लिखा, फुल स्टॉप लगा दिया, बन गया इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अगर इसी तरह से इस टेंस के चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर उनके निगेटिव और इंट्रोगेटिव आए होते तो हमारे पास कर्ता और क्रिया दोनों थे, तो हम टेंस के नियम का पालन करते हुए उनका अनुवाद बना देते। और आगे चाहे पास्ट के आएँ चाहे फ्यूचर के आएँ, हम इट को कर्ता मानते हुए उसी नियम का, टेंस के नियम का पालन करते हुए अन्य सभी टेंसेस के और सेंटेंसेस के वाक्यों का अनुवाद हम लोग बना देंगे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसी में कि कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनमें न तो कर्ता हो ना ही क्रिया हो, अर्थात दोनों का अभाव होता है। तो यदि कर्ता का अभाव होता है तो अभी हम लोगों ने देखा कि कर्ता के रूप में हम लोग नियमानुसार इट और देयर का प्रयोग करेंगे। समय सूचक, मौसम या जलवायु सूचक की स्थिति में इट का, स्थान सूचक की स्थिति में हम लोग देयर का प्रयोग करेंगे। और मुख्य क्रिया के अभाव के कारण इनका अनुवाद हम केवल 3 टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बनाएंगे। उनकी पहचान के अनुसार उनके भेदों में हम लोग अनुवाद नहीं बनाएंगे। शेष उपरोक्त नियम का हम लोग पालन कर देंगे। तो देख लीजिए उदाहरण, लिखा है आज सोमवार है, अंत में लिखा है। तो जब है लिखा है इसका मतलब वाक्य प्रेजेंट का हुआ, आज से प्रारंभ है तो आप कहेंगे आज कर्ता है। तो हमने आपको बताया कि समय और स्थान कभी किसी वाक्य के कर्ता नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में समय सूचक होने के कारण हम लोग कर्ता के रूप में क्या लगा दिए, इट लगा दिए। अब हमारे पास कर्ता हो गया। अब प्रेजेंट का है तो हम लोग इट के साथ इज लगा दिए। अब सोमवार मंडे लगा दिए, समय अंत में लिख दिए टुडे, तो बन गया इट इज मंडे टुडे। कुछ लोग इसका अनुवाद टुडे इज मंडे कर देते हैं। तो ध्यान यह रखेंगे कि टुडे इज मंडे हम बोलचाल की भाषा में तो प्रयुक्त कर सकते हैं, लेकिन वह ग्रामर की दृष्टि से गलत है। इसलिए हमें इसका अनुवाद बनाना चाहिए इट इज मंडे टुडे। फिर लिखा है कल बहुत गर्मी थी, अंत में लिखा है था, थे, थी। इसका मतलब यह हुआ कि यह वाक्य हमारा पास्ट का हुआ। कल लगा है इसका मतलब समय सूचक हुआ, समय सूचक और गर्मी है इसका मतलब जलवायु सूचक भी है। तो हम लोग कर्ता के रूप में इट लगा दिए, पास्ट का होने के कारण वाज लगा दिए। बहुत गर्मी वेरी हॉट लिखे, कल स्टरडे लगा दिए, तो बन गया इट वाज वेरी हॉट स्टरडे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि हमारे विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। इस वाक्य के अंत में लिखा है हैं, हो, हूँ। इसका मतलब वाक्य प्रेजेंट का हुआ। कर्ता से शुरू है हमारा विद्यालय, तो ध्यान रखेंगे विद्यालय के साथ हमारा शब्द लगा है, इसका मतलब यह एडजेक्टिव की भांति आया है, नाउन की भांति नहीं आया है। तो हमारा विद्यालय स्थान है, इसे हम कर्ता नहीं बना सकते। स्थान सूचक होने के कारण हम लोग कर्ता के रूप में देयर लगा दिए। अब ध्यान रखेंगे कि वहाँ इट एक वचन का कर्ता रहता था, तो हम लोग सहायक क्रिया के रूप में हमेशा एक वचन की सहायक क्रिया लगाते थे, लेकिन अब देयर के साथ हम लोग सहायक क्रिया क्या लगाएं। तो ध्यान रखेंगे कि सहायक क्रिया के बाद प्रयुक्त होने वाला जो नाउन है, यदि वह एक वचन में है तो क्रिया एक वचन की लगेगी, अगर वह बहुवचन का है तो क्रिया बहुवचन की लगेगी। यहाँ 500 विद्यार्थी हैं, इसका मतलब विद्यार्थी बहुवचन में हैं, तो हम लोग सहायक क्रिया बहुवचन की लगाएंगे। तो बन गया देयर आर 500 स्टूडेंट्स हमारे विद्यालय में, इन अवर स्कूल। तो बन गया देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन अवर स्कूल। एक उदाहरण और देख लीजिए, नदी में बहुत पानी है, अंत में लिखा है हैं, हो, हूँ। इसका मतलब वाक्य प्रेजेंट का हुआ।
शुरू है नदी में, नदी हमारा स्थान है, इसका मतलब इस वाक्य में कर्ता का अभाव है। अब हम लोग स्थान सूचक होने के कारण कर्ता के रूप में देयर का प्रयोग कर दिए। अब फिर यहाँ प्रश्न आया कि हम लोग सहायक क्रिया एक वचन की लगाएं कि बहुवचन की लगाएं। तो पानी ध्यान रखेंगे कि हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और यह हमेशा एक वचन में होता है, तो हम लोग उसके साथ क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे, एक वचन की क्रिया लगाएंगे। तो बन गया देयर इज, बहुत पानी है, तो ए लॉट ऑफ वाटर, नदी में, इन द रिवर, तो बन गया देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन द रिवर। ध्यान रखेंगे कि हमारी इस मिसलेनियस सेंटेंस भाग 2 में हम लोगों ने जिन वाक्यों के बारे में पढ़ा वे हमारे वाक्य कर्ता और क्रिया दोनों के अभाव वाले थे। कुछ और मिसलेनियस सेंटेंस बचे हुए हैं, उनको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।